हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में इसका इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अमीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक करंट इस सब से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ क्या बताता है? देखिए, जब किसी कंडक्टर को हम किसी पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने बताया कि जब भी किसी वायर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और उस कंडक्टर से बहने वाली करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक रूल दिया कि इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, if the physical condition of the conductor does not change, then the ratio of potential difference across the conductor and the current flowing through the conductor is always constant, and this constant is called resistance of the conductor represented by R, ठीक है। और इसको जो कांस्टेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आई रेजिस्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो हो रही होती है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस जनरेट होते हैं और उस ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्लियर। तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट होती है ओम और रिप्रेजेंट करते हैं दिस लेटर कॉल्ड ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं, तो इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर किसी सर्किट की बात करें तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अमीटर का सिंबल डिस्कस कर लिया था, वोल्ट मीटर का सिंबल डिस्कस कर लिया था। तो रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज़। अब पैरेलल और सीरीज़ क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि इस टॉपिक्स जो आज हम पढ़ा रहे हैं इससे 100% एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की बात होती है तो उसमें सबसे पहला आता है सीरीज़ और दूसरा आता है पैरेलल, ठीक है। दूसरा आता है पैरेलल। अब कब सीरीज़ होगा, कब पैरेलल होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अगर रेजिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े, मतलब एक रेजिस्टेंस का एक एंड अगले रेजिस्टेंस के एक एंड से जुड़ा हो, फिर उसका दूसरा एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस के अगले एंड से जुड़ा हो, तो ये जो ऑर्डर बनता है उसको हम बोलते हैं सीरीज़, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने मान लिया कि ये एक रेजिस्टेंस है तो इसका ये वाला एंड अगले रेजिस्टेंस से जुड़ा होगा, ठीक है। फिर इसका अगला एंड अगले रेजिस्टेंस से जुड़ा होगा, तो इस हिसाब से ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं, अब इसका हमें जब हम कई सारे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। तो सीरीज में क्या होता है समझिए, मान लिया कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और इन सब को V पोटेंशियल के सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I, वो इस पूरे में से जाएगी, सेम करंट थ्रू आउट द जो रजिस्टर है, सभी रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो होगी।
लेकिन सीरीज़ में एक चीज़ होती है कि पोटेंशियल अलग अलग होता है। मतलब लेट्स से कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V3 है। ठीक है, तो सीरीज के केस में पोटेंशियल अलग अलग होता है, बट करंट जो फ्लो होता है वो सब में सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू होता क्या है, IR। सो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से I कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए यहाँ पे हमने सब में I इसलिए रखा है क्योंकि सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो हो रही है। अगर अलग अलग करंट फ्लो होती तो उस हिसाब से हम लोग I1, I2, I3 एंड सो ऑन रखते। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको कैसे कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करने पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 ओम। तो इस हिसाब से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया सीरीज ऑर्डर, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगला जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये चीज़ याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, क्योंकि जब भी सर्किट सॉल्व करने के लिए आता है न्यूमेरिकल में तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज़ है। तो सीरीज़ का मतलब ऐसे एक दूसरे से जुड़ेंगे, इसका दूसरा एंड इसके पहले एंड से, फिर इसका दूसरा एंड इसके पहले एंड से, इस हिसाब से जुड़ा होगा। और सीरीज में सेम करंट फ्लो होती है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब जो नया है नेक्स्ट है वो क्या है, पैरेलल। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर होते हैं वो सब दो ही पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, 2 पॉइंट से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपस में जुड़े रहे। मतलब आपको ये समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लेट्स से कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखिए यहाँ तीनों रजिस्टर जो हैं वो सब सेम 2 पॉइंट से कनेक्ट हैं। ये दोनों के तीनों सेम पॉइंट से कनेक्ट हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये ध्यान देना होता है कि जो पोटेंशियल होता है, इनके बीच का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है थ्रू आउट द ऑल रजिस्टर्स। इन सभी रजिस्टर में से जो पोटेंशियल होता है सेम होता है, बट करंट डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए जो करंट यहाँ से जा रही होगी वो यहाँ पहुँचेगी, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये जो करंट है ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग अमाउंट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे कुछ करंट जाएगी, यहाँ पे कुछ करंट जाएगी और यहाँ पे कुछ करंट जाएगी। लेकिन एक सिंपल सा मतलब है, जो टोटल करंट होगा, लेट्स से कि इसमें I1 जा रहा है, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I3 करंट, तो जो भी करंट जा रहा है टोटल करंट I के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो यही तो करंट जाके बाद में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो अब इनका पोटेंशियल चूँकि सेम है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से फार्मूला आएगा V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और इसको जब हम V कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसमें किस हिसाब से जो है कनेक्ट किया जाता है और क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया था सीरीज़ के लिए, ऐसे ही पैरेलल के लिए भी हो सकता है कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अब अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो इसका मतलब 1 अपॉन R इक्वल टू R1 कितना है 2, R2 कितना है 3 और R3 कितना है 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 3 ओम
और प्लस का 1/4 ओम। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। ओम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल हमें न्यूमेरिकल डिजिट लिख लिए हैं। तो 12 का यहाँ पे 6 + 4 + 3, तो कितना आ जाएगा 13/12। तो यहाँ से R = कितना आएगा 12/13 ओम, 12/13 ओम। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आता है, ठीक। तो दो ही कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके कुछ कॉम्बिनेशन ये है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। सीरीज में कनेक्ट करने पर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से मिनिमम करंट मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करने पर मैक्स जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा और करंट मिनिमम होगा। वहीं अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा और मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा। अब यहाँ ये चीज़ बताने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस को किस ऑर्डर में, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट करना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? ओम्स लॉ पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस क्या होता है पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, और अब हम लोग दो चीज़ें और पढ़ेंगे। पहला है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ रेजिस्टिविटी क्या होती है। क्लियर? बस ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है R प्रोपोर्शनल टू L होता है। पहली चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब ये कि अगर लेंथ 2 टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। दूसरा है R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं थिकनेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इन सिंपल टर्म्स कह सकते हैं कि थिकनेस है। तो अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर थिकनेस कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए जैसे इसमें पेपर में कभी कभी आता है कि 2 वायर्स, 1 इज़ थिकर 1 इज़ थिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर रेजिस्टेंस। तो बताया कि जो भी पतला वायर होगा, थिन वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जो थिक वायर होगा, मोटा वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू अंडर, यहाँ पे टेम्परेचर कर लेंगे, हालांकि ये कभी आता नहीं है। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी मार्क हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट ρL/A। तो ये एक फार्मूला है रेजिस्टेंस को निकालने का, ये एक फार्मूला है रेजिस्टेंस को निकालने का। अच्छा, इन सब के अलावा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब आप जो वायर ले रहे हैं वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, इन सब पर भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे जो सिल्वर है ये ऐसा मेटल है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। मान लो पेपर में क्वेश्चन में आ गया कि विच मेटल हैज़ मिनिमम रेजिस्टेंस, तो वी से सिल्वर। उसके बाद कॉपर है, एल्यूमिनियम में। अब चूँकि सिल्वर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन कौन से? लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो रो है, इस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। बात ध्यान से समझिएगा, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर मतलब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वायर थिक है कि वायर थिन है कि वायर लंबा है कि वायर छोटा है, डजंट मैटर। केवल रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। मतलब अगर दो वायर कॉपर के हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने कई बार देखा है कि टू वायर ऑफ कॉपर, टू वायर ए एंड बी ऑफ कॉपर, वायर ए इज थिकर देन वायर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर हैज़ मोर रेजिस्टिविटी। बात समझिएगा, नॉट रेजिस्टेंस। इन्होंने कहा है किस वायर में ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी। तो हमने बताया ना कि रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चूँकि दोनों वायर किससे बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है बट रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहिए तो समझिएगा, यहाँ पे अगर हम L = 1 मीटर मान लें, A = 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो बताओ यहाँ से जो रो होगा वो किसके आ जाएगा? R के इक्वल आ जाएगा। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is equal to the resistance of wire made of that material having unit length and unit cross sectional area। क्लियर? मतलब किसी वायर का जो रेजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता होती है, वो किसी पदार्थ की, जो देखिए वायर की प्रतिरोधकता नहीं होती, यानी वायर की रेजिस्टिविटी नहीं होती, मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस मटेरियल से बने वायर के प्रतिरोध के बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जबकि उस वायर की लेंथ यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो। आई होप आपको जो भी यहाँ पे हमने पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। देखिए जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं एक टेस्ट दूंगा आप लोगों के लिए, इसके लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके प्लीज़ टेस्ट को अटेंड कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।